आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हो सकता है कि कहीं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो जाए या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसे ये वीडियो हेल्प कर सकता है, तो प्लीज उसे शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, यहां पर वेकेशन के 60 दिनों में क्लास 11 के अकाउंटिंग को सिखाया जाएगा, चाहे वो एचएससी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट्स हो या आईएससी स्टूडेंट्स हो। तीनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को एक कॉमन स्टडी मटेरियल के थ्रू सिखाया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई शॉर्टकट मेथड यूज करके इसे 60 दिनों में सिखाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहां पर स्टूडेंट्स को वो सारे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, रूल्स, फंडामेंटल्स भी सिखाए जाएंगे जो उनके स्टडी मटेरियल में नहीं लिखा है, ताकि उनका बेस मजबूत हो सके और वो अकाउंटिंग को और अच्छे से समझ सके। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कैसे 60 दिनों में अकाउंटिंग को सिखाया या समझाया जा सकता है और इसे वेकेशन में सीखने के क्या फायदे हैं। देखो, ये दोनों बातें मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इसे 60 दिनों में अच्छे से सिखाया और समझाया जा सकता है और इसे वेकेशन में सीखने के क्या फायदे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो, जो भी स्टूडेंट्स आगे कॉमर्स में जाने वाले हैं, जो अभी 11th में कॉमर्स लेंगे, उनके लिए अकाउंटिंग एक न्यू सब्जेक्ट है। मतलब आज से पहले ना स्टूडेंट्स ने कभी अकाउंटिंग सुनी है, ना उन्होंने कभी अकाउंटिंग की है, पहली बात। सेकेंड, अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब इसमें कोई थ्योरी नहीं होती है कि स्टूडेंट इसे रट लेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट्स मैथ्स में सम्स को प्रैक्टिस करता है, वैसे ही अकाउंटिंग में भी मैथ्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना है। तो ये भी समझ में आ गया कि अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब देखो, कॉमर्स में क्या है ना, कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है, जैसे कि मैथ्स। अब मैथ्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उसके ऑप्शन में थ्योरी सब्जेक्ट को ले सकता है। ये क्लियर हो गया। उसी तरह मैथ्स में कुछ सब्जेक्ट एक लेवल तक है, जैसे कि लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स को सिर्फ 11th एंड 12th में ही होते हैं। मतलब जब कॉमर्स स्टूडेंट 13th में जाएंगे तो उन्हें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स नहीं है। लेकिन कॉमर्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है हर लेवल पर। ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है अकाउंटिंग, दूसरा इकोनॉमिक्स। मतलब कॉमर्स स्टूडेंट के पास किसी भी लेवल पे अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये उन्हें कंपलसरी लेना ही है। तो आपको अकाउंटिंग के बारे में पहले तो ये 3 बात समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग 11 स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग हर लेवल पे एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब मैं आपको 11 की अकाउंटिंग की एक खासियत बताता हूं, समझो। मान लो 11th में स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लिया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि उसे 12th के इकोनॉमिक्स को समझने में कोई डिफिकल्टी होगी, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 11th के इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स है उसका कोई भी कनेक्शन 12th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर के साथ नहीं है। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट्स को 12th के इकोनॉमिक्स को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, जबकि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। 11th अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। ज्यादा करके स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो 11th की अकाउंटिंग को सीरियसली नहीं लेंगे तो भी उन्हें 12th की अकाउंटिंग करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 11th की अकाउंटिंग एक न्यू सब्जेक्ट है और न्यू सब्जेक्ट होने के कारण 11th में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, फंडामेंटल सिखाए जाते हैं और इन्हीं सारी चीजों को बेस लेकर आगे के लेवल की अकाउंटिंग की जाती है। मतलब अगर स्टूडेंट 11th के अकाउंटिंग को सीरियसली नहीं लेता है तो उसे आगे हर लेवल पे अकाउंटिंग करते समय डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो आप ये 4 चीजों को एकदम क्लियरली समझ लेना कि अकाउंटिंग एक न्यू सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हर लेवल पे कंपलसरी सब्जेक्ट है और जो 11 की अकाउंटिंग है वो एक बेस है।
उसके बिना आप किसी भी लेवल की अकाउंटिंग को नहीं कर पाओगे। ये समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे 60 दिनों में अकाउंटिंग को सिखाया और समझाया जाता है। समझो, देखो, मेरा जो रेगुलर बैच है, ठीक है, जो जून में स्टार्ट होता है और जून टू मार्च में बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। तो मुझे टोटल 10 महीने का टाइम मिलता है जहां पे मैं बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। अब इस 10 महीने में भी 1 महीना वेकेशन में चला जाता है। कुछ फेस्टिवल्स आ गए, स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ गए, जिस कारण 1 महीना तो वेकेशन में चला जाता है। टोटल मुझे 9 मंथ्स मिलते हैं बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको ये न्यूमेरिकल लिख के भी समझाता हूं। देखो, टोटल मैंने आपको बता दिया कि मुझे 9 मंथ्स मिलते हैं। अब जून टू मार्च 10 मंथ्स तो होते हैं, लेकिन 1 मंथ वेकेशन में चला जाता है, 9 मंथ्स मिलते हैं। और हर मंथ में ऑन एन एवरेज 4 वीक्स होते हैं। अच्छे से समझो ये सारी बातें, 4 वीक्स होते हैं। इस तरह से टोटल मुझे 36 वीक्स मिलते हैं अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। ये समझ में आ गया 36 वीक्स कैसे हो गया? 9 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 4। और हर वीक में अकाउंटिंग के 3 क्लास होते हैं। अल्टरनेट डेज होते हैं क्योंकि 1 डे अकाउंटिंग होता है और 1 डे मैथ्स होता है। इस कारण से वीक में 3 दिन अकाउंटिंग की क्लास हो पाती है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो टोटल मुझे 108 दिन मिलता है अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए। और हर दिन जो मेरा क्लास होता है वो 2 आवर्स का होता है। अच्छे से समझो इसे, 2 आवर्स का क्लास होता है। इस तरह मतलब टोटल में 216 घंटे अकाउंटिंग की क्लास लेता हूं। 216 घंटे मुझे लगता है अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। ये मेरा रेगुलर बैच का जो टाइम था वो मैंने आपको समझा दिया। अब वेकेशन बैच में कैसे होगा वो समझो। वेकेशन में मैं कंटिन्यूअसली 60 डेज अकाउंटिंग क्लास लूंगा। कंटिन्यूअसली, यहां पे ऐसे कोई अल्टरनेट डेज नहीं होगा कि मैथ्स होगा, अकाउंट्स होगा, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअसली 60 डेज मैं अकाउंटिंग की क्लास लूंगा। और पर डे, हर दिन जो मेरा अकाउंटिंग का क्लास होगा वो मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको 4 आवर्स का होगा। इस तरह से टोटल में 240 आवर्स लूंगा अकाउंटिंग को कंप्लीट करने में। अब अगर आप यहां पे कंपेयर कर लोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कोई शॉर्टकट मेथड यूज करके कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। जो मैं रेगुलर बैच में 216 घंटे पढ़ा के अकाउंट को कंप्लीट कर रहा था, वही मैं वेकेशन बैच में 240 आवर्स ले रहा हूं। 240 आवर्स, वो भी मिनिमम। देखो ये अच्छे से समझो, ठीक है। क्यों? इसे मैं अप्रैल में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अप्रैल में इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अप्रैल और मई ये 2 मंथों में पढ़ाऊंगा। अगर किसी रीजन से ये 60 डेज में कंप्लीट नहीं होता है, मतलब स्टूडेंट ज्यादा टाइम लेते हैं समझने के लिए, तो मेरे पास 1 मंथ का मार्जिन है। 1 मंथ मैंने यहाँ पे मार्जिन में रखा है कि अगर अप्रैल एंड मई में कंप्लीट नहीं होता है तो मैं जून में भी कंटिन्यू करके पढ़ाऊंगा। आप ऐसा मत समझना कि ये 60 डेज मेरे लिए लिमिट है कि कैसे भी मुझे 60 डेज में कंप्लीट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 60 डेज में भी अगर कंप्लीट नहीं होगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर मुझे 60 डेज में ही कैसे भी कंप्लीट करना होता तो मैं ये अप्रैल की जगह पे मई में भी स्टार्ट कर सकता था, मई एंड जून खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हर एक स्टूडेंट का अकाउंटिंग क्लियर हो जाए, उसे कोई भी डाउट ना रहे। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि वेकेशन में सीखने के क्या फायदे। देखो, ये रेगुलर बैच और वेकेशन बैच, रेगुलर बैच में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, इस बैच में मेरे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी 10th कंप्लीट करके कॉमर्स लिया है, वही आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट्स भी अकाउंटिंग को सीखे, 11 के अकाउंटिंग को जरूर सीखे जो आगे चलकर साइंस या आर्ट्स लेने वाले हैं, या वो कॉमर्स स्टूडेंट जो अभी 13th या 14th में है जिन्हें अकाउंटिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो भी इस वेकेशन बैच को ज्वाइन करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं ताकि उन्हें आगे चलकर अकाउंटिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो। अब कुछ लोग बोलते हैं सर साइंस स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग क्यों लेना है? सर उनको तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है, आप उनको अकाउंटिंग क्यों सिखा रहे हो? देखिए ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है
जो 11th एंड 12th में तो साइंस लेते हैं, फिर 13th में वो कॉमर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। अब उन्हें आगे हर लेवल पे अकाउंटिंग करने में डिफिकल्टी होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो अपने पूरे साइंस को कंप्लीट करके फिर वो एमबीए करते हैं इन फाइनेंस। अब आप समझ लो, ना वो साइंस को समझ पाए, ना अकाउंटिंग उन्हें समझ में आ रहा है, वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो वो हर स्टूडेंट अकाउंटिंग को सीखो। अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट को ही यूज होगा। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक स्टूडेंट को आगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर यूज होगा। ये समझ में आ गया कि क्यों मैं इसे वेकेशन में सिखा रहा हूं। और एक रीजन बताता हूं। देखो, रेगुलर बैच में जो मेरे पास टाइम होता है ना पर डे, जब भी अकाउंटिंग का क्लास होता है तो मैं 2 आवर्स की क्लास ले पाता हूं। क्यों? क्योंकि बच्चों को यहाँ पे कॉलेज जाना होता है, तो 2 आवर्स से ज्यादा की क्लास नहीं हो पाती है। और एक यहाँ पे 3 डेज इन ए वीक होने की वजह से एक टाइम गैप हो जाता है, 1 डे का एक इंटरवल हो जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे कंटिन्यूअसली 60 डेज मिलेगा पढ़ाने के लिए, और पर डे पे मैं मिनिमम 4 आवर्स पढ़ा पाऊंगा। मिनिमम मतलब यहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखा सकूं और बच्चों को ज्यादा पढ़ा के और अच्छे से समझा सकूं। देखो, मेरा तो है, लेकिन स्टूडेंट के पास भी यहाँ पे ज्यादा टाइम होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट उस अकाउंटिंग को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि उसे दूसरे सब्जेक्ट का भी प्रेशर है। वो पूरा दिन अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट के पास कोई प्रेशर ही नहीं है, उसे पूरे वेकेशन में एक ही सब्जेक्ट पे तो फोकस करना है। तो आप ही समझ लो वो कितने अच्छे से अकाउंटिंग को प्रैक्टिस कर पाएगा। ये भी क्लियर हो गया। इस बैच में और एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि मेरे क्लास में कोई अकाउंटिंग का चैप्टर चल रहा है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो चैप्टर मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा हूं वही चैप्टर स्टूडेंट्स के कॉलेज में भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि मेरे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है, लेकिन उनके कॉलेज में कोई डिफरेंट चैप्टर्स चल रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दो चैप्टर को उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वेकेशन बैच में तो हम लोग कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। तो फिर तो चाहे आपके कॉलेज में किसी भी ऑर्डर में कोई भी चैप्टर सिखाए, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बल्कि कॉलेज में तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ये समझो, वेकेशन बैच का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो आपके जो 2 सवाल थे कि सर कैसे 60 दिनों में इसे कंप्लीट किया जाएगा, तो मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट मेथड यूज नहीं किया जा रहा है, और मैंने आपको साथ में वेकेशन बैच के फायदे भी बता दिए। ठीक है, चलो और कुछ मैं आपको वेकेशन बैच के बारे में बताता हूँ। ये जो वेकेशन बैच है ना, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट 7 डेज होगा वो टोटली फ्री डेमो लेक्चर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पहले ही पैसे पे कर देना है, फिर आप बोलोगे यार सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आप तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे तो पैसे डूब गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपका 1 रुपया भी नहीं डूबेगा। पूरी फीस की तो बात ही अलग है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं डूबेगा। आप आओ, 7 डेज का डेमो लेक्चर देखो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है ना, तो आप मुझे कॉल करके जरूर पूछ सकते हो। देखो, कोई भी